नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। और एक नजर मुख्य समाचारों पर। पूरे देश में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण में आज से वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से ऊपर के बीमार लोगों को टीका लगाने का कार्य शुरू हो गया है। कोरोना वैक्सीन पर लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए दूसरे चरण के पहले दिन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन लगवाई और दूसरे चरण में वैक्सीन लेने के योग्य लोगों से टीका लगवाने की अपील की। टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण का आज से आगाज होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह दिल्ली एम्स पहुंचे, जहां उन्हें स्वदेश निर्मित भारत बायोटेक के कोवैक्सीन टीके की पहली खुराक दी गई। उन्होंने लोगों को टीका की प्रभाविता पर विश्वास जताने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड वैक्सीन की खुराक लेने के बाद वैक्सीन लेने के योग्य सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए त्वरित काम किया है, जो उल्लेखनीय है। आइए हम सब मिलकर भारत को कोविड-19 से मुक्त बनाएं। वहीं दोपहर के वक्त उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चेन्नई में कोविड वैक्सीन की पहली खुराक ली। उपराष्ट्रपति ने चेन्नई के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उन्हें टीका लगाया गया। टीकाकरण के बाद उपराष्ट्रपति ने सभी पात्र नागरिकों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि कोरोना वायरस के विरुद्ध अभियान में आगे बढ़कर शामिल हों और टीका लगवाएं। जब 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन देश में खोला गया है, तो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लिया। स्वदेशी वैक्सीन ली, कोवैक्सीन, जिसके खिलाफ इतना ज़्यादा दुष्प्रचार किया गया, जो कि साइंटिफिकली एकदम से परफेक्ट थी। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट संदेश दे दिया है देश को। अब किसी भी किस्म की इससे संबंधित अफवाहों पर, मिस इन्फॉर्मेशन पर, दुष्प्रचार पर और जो इससे जुड़ी हुई जो वैक्सीन हेजिटेंसी का इशू था, ये हमेशा के लिए इट शुड बी बरीड वंस फॉर ऑल। प्रधानमंत्री जी सुबह आए आज वैक्सीन लगाने के लिए, और उन्होंने मेरा ये मानना है कि देश को 3-4 बहुत अहम जो है मैसेजेस दिए। पहली चीज़ तो यही कि उन्होंने आगे आके जब उनकी बारी आई तो वैक्सीन लगाया। अपनी बारी का वेट किया, लेकिन जैसे बारी आई सबसे पहले वो आगे आए और उन्होंने देश में कुछ सब लोगों को ये दिखाया कि हम आगे आके वैक्सीन लगाएं। उन्होंने भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है वो लगाई और इससे ये संदेश दिया कि दोनों वैक्सीन जो हैं वो सेफ़ हैं, हमें आगे आके लगानी चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य नेताओं ने भी दूसरे चरण के पहले दिन कोरोना की वैक्सीन लगवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज कोविड वैक्सीन लगवाई। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों ने उन्हें वैक्सीन लगाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी स्वदेशी कोवैक्सीन टीका लगवाया है। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोमवार को दिल्ली के एम्स में वैक्सीन की पहली डोज लगवाई।
वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी पटना में कोविड का टीका लगवाया। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि निजी अस्पतालों में लगाए जाने वाले कोविड टीके का खर्च सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह फैसला लिया गया। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण के तहत टीका लगवाया। उन्होंने विधानसभा के अस्पताल में टीका लगवाया। नवीन पटनायक ने सभी लोगों से कोरोना का टीका लगवाने की अपील की। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली। जयपुर के राजभवन में वरिष्ठ डॉक्टरों की देखरेख में कोविड से बचाव का उन्हें टीका लगाया गया। इसके अलावा एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई। उन्होंने मुंबई के जेजे अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाई। चेकअप के बाद उन्हें वैक्सीन लगाई गई। पूरे देश में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण में आज से 60 साल से अधिक और 45 वर्ष से ऊपर के बीमार लोगों को टीका लगाने का काम शुरू हो गया है। देश में 10,000 सरकारी अस्पतालों और करीब 20,000 निजी टीकाकरण केंद्रों पर लोगों को टीका लगाने का काम शुरू हो गया है। दूसरे चरण के पहले दिन देश भर में निजी और सरकारी चिकित्सा केंद्रों पर बड़ी संख्या में बुजुर्ग और पुरानी बीमारियों से पीड़ित ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवाई और ये लोग वैक्सीन लगवाने अलग अलग केंद्र पहुंचे। अस्पतालों में अगले दौर के टीकाकरण के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। टीका लगवाने पहुंचे लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री के टीका लगवाने से उनका भरोसा बढ़ा है। पहले चरण के टीकाकरण के बाद आज से दूसरे चरण का टीकाकरण शुरू हो गया। टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। सरकार ने दूसरे चरण के रजिस्ट्रेशन के लिए गाइडलाइंस तय की हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण में कोई भी पात्र व्यक्ति टीका लगवाने के लिए कहीं से भी और किसी भी समय रजिस्ट्रेशन करा सकता है। टीकाकरण के लिए कोविन 2 पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वहां पर OTP के जरिए नंबर वेरीफाई किया जाएगा। एक मोबाइल नंबर से 4 लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। आप सरकारी टीकाकरण केंद्र पर मुफ्त या निजी अस्पतालों में तय दाम पर रजिस्टर करा सकते हैं। कोविन पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन अपॉइंटमेंट वो ले सकते हैं और अपनी कन्वीनियंस और चॉइस के हिसाब से अपना हॉस्पिटल चूज़ कर सकते हैं और टाइम और डेट भी चूज़ कर सकते हैं। 45 से 59 साल तक के 20 में से किसी एक गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को डॉक्टर के सर्टिफिकेट के बाद ही टीकाकरण हो सकेगा। एक बार रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर एक स्लिप बनेगी और मोबाइल पर SMS आएगा। टीकाकरण की दूसरी डोज के लिए अपने आप पहली डोज के 29वें दिन रजिस्टर हो जाएगा। टीकाकरण केंद्र पर रजिस्टर किया गया पहचान पत्र और आधार कार्ड या वोटर कार्ड दिखाना होगा। और इस बीच देश के 6 राज्यों में कोविड के दैनिक नए मामलों में बढ़ोतरी जारी है। सोमवार को देश भर में 15,510 नए मामले सामने आए। इनमें से 87.25% मामले 6 राज्यों से हैं। महाराष्ट्र में कल सबसे अधिक 8,293 नए मामलों का पता चला। वहीं केरल में 3,254 नए मामले दर्ज किए गए। हालांकि सोमवार को 11,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। अब तक 1 करोड़ 7 लाख से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों का केवल 1.52% है। इस समय देश में लगभग 1,68,000 सक्रिय मामले हैं। वहीं सोमवार को 104 मौतों के साथ अब तक 1,68,627 लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। केंद्र सरकार कोविड के नए मामलों में बढ़ोतरी वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगातार परामर्श कर रही है। केंद्र की ओर से इन राज्यों को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लगातार कड़ी निगरानी करने की सलाह दी गई है। साथ ही प्रभावी परीक्षण, व्यापक ट्रैकिंग, आइसोलेशन और ऐसे मरीजों के नजदीकी संपर्कों को जल्द से जल्द क्वारंटीन करने की सलाह दी गई है। केंद्र की ओर से इन राज्यों में भेजी गई उच्च स्तरीय टीम भी राज्यों के साथ मिलकर संक्रमण की रफ्तार को कम करने में जुटी है।
वहीं देश का पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश कोरोना मुक्त हो गया है। राज्य में कोरोना का फिलहाल कोई भी एक्टिव केस नहीं है। यहां कोरोना संक्रमण के 3 एक्टिव केस थे और सभी के उभरने के बाद आंकड़ा 0 हो गया है। राज्य में कोरोना के कुल 16,836 केस दर्ज किए गए थे, जिनमें से 16,780 लोग रिकवर हो चुके हैं। सोमवार को कोई नया केस सामने नहीं आया। राज्य में कोरोना के संक्रमण से अब तक 56 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश का कोरोना से रिकवरी रेट 99.66% रहा है। इसके अलावा पॉजिटिविटी रेट 0 हो गया है। दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आज से बोलियां लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। नीलामी के पहले दिन 77,146 करोड़ रुपए के दूरसंचार स्पेक्ट्रम के लिए बोलियां लगाई गई। बोली लगाने की प्रक्रिया कल भी जारी रहेगी। इस बार ये प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है। ये नीलामी 700, 800, 900, 1,800, 2,100, 2,300 और 2,500 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड के स्पेक्ट्रम के लिए हो रही है। नीलामी के जरिए आवंटित स्पेक्ट्रम की वैधता 20 साल होगी। मंत्रालय के मुताबिक 2,251 मेगाहर्ट्ज से अधिक के स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी, जिसका अनुमानित मूल्य 3,92,332 करोड़ रुपए है। स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया पारदर्शी है और बोली लगाने में सफल रहने वालों को ही इसका आवंटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में स्पेक्ट्रम की नीलामी के संचार मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। नीलामी के जरिए स्पेक्ट्रम हासिल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता अपने नेटवर्क की क्षमता बढ़ा सकेंगे और कई नई कंपनियां भी इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं शुरू कर सकेंगी। जीएसटी का संग्रह फरवरी में लगातार 5वें महीने 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। वित्त मंत्रालय के मुताबिक फरवरी में जीएसटी संग्रह 7% बढ़कर 1.13 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत है। फरवरी में सकल जीएसटी संग्रह 1,13,143 करोड़ रुपए रहा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक फरवरी 2021 में सीजीएसटी 21,092 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 27,273 करोड़ रुपए, आईजीएसटी 55,253 करोड़ रुपए और उपकर 9,525 करोड़ रुपए हासिल हुआ है। इस बीच केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए आज राज्यों को 4,000 करोड़ रुपए की 18वीं साप्ताहिक किस्त जारी कर दी। इनमें से लगभग 3,677 करोड़ रुपए की राशि 23 राज्यों को जारी की गई है, जबकि 322 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 3 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी को दी गई है, जो जीएसटी परिषद के सदस्य हैं। और अब विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल अधिसूचना जारी होने के साथ ही उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों पर 8 चरण में चुनाव कराया जाना है और पहले चरण के लिए 27 मार्च को 30 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। इसके लिए अधिसूचना 2 मार्च यानी कल जारी होगी और नामांकन प्रक्रिया 12 मार्च तक पूरी होगी। वहीं असम में 126 सीटों के लिए 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। इनमें पहले चरण के तहत राज्य की 47 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। पहले चरण के लिए 2 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा और 9 मार्च तक नामांकन दाखिल होंगे, जबकि 12 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पश्चिम बंगाल में सत्ता से बाहर होने के 1 दशक बाद वाम मोर्चा कांग्रेस और आईएसएफ के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है। वहीं कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कांग्रेस और आईएसएफ के बीच सियासी तालमेल पर ऐतराज जताया है। आनंद शर्मा ने ट्वीट करके कहा कि आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा, गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। आनंद शर्मा ने कहा कि इन मुद्दों को कांग्रेस कार्य समिति में इन मुद्दों को लेकर चर्चा होनी चाहिए थी।
चुनावी गठबंधन के अटकलों के बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी की पहली प्राथमिकता पश्चिम बंगाल में बीजेपी को आगे बढ़ने से रोकना है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव आदर्शों और मूल्यों को बचाने की लड़ाई का होगा। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी का रुख टीएमसी को पूरा समर्थन देना है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पोस्टल बैलेट्स के दुरुपयोग की आशंका जताई है। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य स्वपन दास गुप्ता के नेतृत्व में प्रदेश बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज कोलकाता के पुलिस कमिश्नर सौमेन मित्रा से मुलाकात की। स्वपन दास गुप्ता, सब्यसाची दत्ता और शिशिर बाजोरिया के दस्तखत वाले इस पत्र में दावा किया गया है कि वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले पुलिस अधिकारियों का एक वर्ग अपने सहयोगियों के वोटर आईडी कार्ड्स और आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा कर रहा है। बीजेपी ने मांग की है कि इस मामले की जांच कराई जाए और ऐसा कर रहे पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित किया जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु दौरे के तीसरे दिन कन्याकुमारी में आज कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने कन्याकुमारी में दिवंगत कांग्रेस नेता एच वसंत कुमार के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद राहुल गांधी एक रोड शो में शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह चुनाव एक संदेश देने वाला चुनाव है। नागरकोइल में राहुल गांधी ने कहा कि केवल वही व्यक्ति तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बन सकता है तो तमिल लोगों का जो प्रतिनिधित्व करता है। कन्याकुमारी के